हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो झारखंड BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है। प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन होता कौन कौन से है इसको देखते हैं। तो आपको पता होगा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर यहाँ पे एक होता है प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो कंटेंट होता है एक प्लाज्मा होता है और सेकेंड में आता है एक ब्लड सेल होता है। ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55% होता है और प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और ब्लड सेल जो है वो 45% होता है। ब्लड सेल के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर अगर आते हैं तो इसमें जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, ये सारा कुछ होते हैं। और प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा के अंदर जो है लगभग 90 to 92% के लगभग यहाँ पे इसमें वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। बाकी जो इसका शेष बचता है उसके अंदर रहता है मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह ये सब होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। तो इसमें जो है वो प्रोटीन जो है इसको भी 3 टाइप्स के यहाँ पे पाया जाता है। मेन जो है वो 3 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें से एक एल्बुमिन आता है, एक यहाँ पे एल्बुमिन आता है, एक ग्लोबुलिन आता है और तीसरा पे आता है एक एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है और एक फाइब्रिनोजेन आता है। यहाँ पे 3 ये 3 जो प्रोटीन है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे ये 3 प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे पूछा है, तो एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो एल्बुमिन। एल्बुमिन एल्बुमिन का अगर कार्य देखा जाए तो जो एल्बुमिन का कार्य होता है वो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बनाए रखता है। हार्मोन्स, फैटी एसिड तथा ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एल्बुमिन से ही करता है और ब्लड वॉल्यूम को भी बनाए रखने का काम करता है। अगर यहाँ पे एल्बुमिन की कमी हो जाता है, अगर एल्बुमिन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाता है, तो बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, सभी विटामिन प्रोटीन होते हैं या फिर सभी न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन होते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है जो कि सही है, बतलाइए। तो इसमें जो है वो अक्सर आपके एग्ज़ाम आंसर की वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको आंसर की में देखने को मिलेगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो अधिकांश जो एंजाइम होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम क्या है, तो ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। ये क्या करते हैं, तो शरीर के अंदर जो होने वाले जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसको गति को बढ़ाने का काम करता है, स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है। यूट्रस में, ओवरी में, एम्पुला यानी कि एम्पुला फैलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में। तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बतलाइए। तो आप सभी को पता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में न देकर सिर्फ और सिर्फ एम्पुला दिया जाएगा। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आपको एम्पुला लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे
पता होना चाहिए कि एम्पुला में होता है, फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट होता है, एम्पुला वहाँ पे ही होता है। जब यहाँ पे फीमेल का जो ओवरी से ओवम निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही प्रवेश करता है। एंड यहाँ पे जब मेल गैमेट से यहाँ पे स्पर्म भी जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही यहाँ पे इसका क्या बोल सकते हैं, मिलन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और धीरे धीरे जो है यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो एम्पुला में, और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस के अंदर जाकर होता है। यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन कहाँ से होता है तो ओवरी से होता है। ओवम का ओव्यूलेशन ओवरी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की विटामिन में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है। कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है। एक होता है वाटर सोल्यूबल, फर्स्ट इज वन की वाटर सोल्यूबल एंड सेकेंड इज वन की फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। और फैट सोल्यूबल की बात करते हैं तो फैट सोल्यूबल में आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आपको देखने को मिलेगा फैट सोल्यूबल में। वाटर सोल्यूबल जो है वो अधिक मात्रा में यहाँ पे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल है ये लीवर एंड जो फैट टिश्यू है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार अगर देखते हैं तो वाटर सोल्यूबल कौन सा है तो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। विटामिन सी के अगर कार्य की बात करते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। बिल्कुल सही। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। वुंड हीलिंग यानी कि घाव भरने में हेल्प करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है तो स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या फिर न्यूक्लियस को। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ से 1-2 और क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल तो बोलते हैं न्यूक्लियस को। और सुसाइडल बैग जो बोलते हैं वो लाइसोसोम को बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि ABO ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, यानी कि सर्वग्राही कौन है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो उससे ले सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ कि ABO जो ब्लड ग्रुप है इसका खोज किसने किया। सबसे पहले कि ABO ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया बताइए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ABO जो ब्लड ग्रुप का खोज किए थे वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। 1901 ईस्वी में किए थे। 1901 ईस्वी में किए थे। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन है और यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो O निगेटिव आता है यूनिवर्सल डोनर में। और यूनिवर्सल रिसीवर में बात करते हैं तो
यूनिवर्सल रिसीवर की बात करते हैं तो ए बी पॉजिटिव आता है, ऑप्शन नंबर बी। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव होता है। बाकी आपको पता ही होगा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होता है, 4 यहाँ पे ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होता है, ए बी और ओ। इसमें भी ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, इसी तरह ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है। यहाँ पे आपको अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन आपका ए होगा, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे एक एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी अगर ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। इसी तरह अगर इसका देखते हैं ए बी का, तो एंटीजन इसका ए बी होगा लेकिन एंटीबॉडी इस पर नहीं होगा। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। ए बी यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दोनों होगा इसके पास। क्लियर है? एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा और इसके पास एंटीजन ए भी एंटीजन बी भी, एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन फल पकने में सहायक है? फल पकने में कौन सा प्लांट हार्मोन सहायक है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन? कौन सा यहाँ पे प्लांट हार्मोन जो है वो फल पकने में सहायता करता है? तो फल पकने में जो सहायता करता है वो इथाइलिन हार्मोन यहाँ पे हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर डी। इथाइलिन हार्मोन यहाँ पे फल पकने में सहायता करता है और ये जो है एकमात्र गैसियस प्लांट हार्मोन है। और अगर इसका और काम के बारे में देखते हैं इथाइलिन का, तो ये फल पकने में हेल्प करता है, पत्तियों को गिराने में हेल्प करता है और फूलों को मुरझाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन जो है वो पौधों की लंबाई में हेल्प करता है। जिब्रेलिन की बात करते हैं तो जिब्रेलिन क्या करता है, तो तने की वृद्धि में हेल्प करता है। और साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में सामान्य श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? रेस्पिरेशन रेट मनुष्य में कितनी होती है? तो रेस्पिरेशन रेट का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। तो सामान्यतः जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं तो 12 से 20 पर मिनट हो जाएगा। 12 से 20 पर मिनट, कहीं आपको 16 से 20 पर मिनट भी देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल होता है 12 से 20 पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछता है तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसका ब्लड प्रेशर पूछता है तो 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, mmHg। और अगर जो आपको यहाँ पे पल्स रेट पूछता है तो नॉर्मल जो पल्स रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा किसने दी? इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा किसने दी बतलाइए? चार्ल्स एल्टन ने, अर्नेस्ट हेकल ने, डार्विन ने या फिर ओडम ने? तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड की अवधारणा दिए थे वो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। पिछले क्लास में हम बतलाए थे अर्नेस्ट हेकल के बारे में, इन्होंने कौन सा शब्द दिए थे? तो इकोलॉजी शब्द जो था वो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिए थे। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर कोलेरा? कौन है जो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है?
तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जो वैसे रोग, वैसे डिजीज या फिर डिसऑर्डर जो जीन या फिर क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होता है, जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण होता है, परिवर्तन के कारण होता है, वो ऐसे रोग जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं, जिसके अंदर हीमोफीलिया भी आता है, थैलेसीमिया भी आता है और सिकल सेल एनीमिया भी आता है। लेकिन जो कॉलेरा होता है वह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि किसके कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरा नामक एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण होता है। तो कॉलेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछता कि इनमें से कौन जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आपको हीमोफीलिया भी होगा, थैलेसीमिया भी होगा, सिकल सेल एनीमिया भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज या फिर एबव कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, सभी को पता है। इसका मुख्य कार्य बतलाइए। ऊर्जा उत्पादन करना, आनुवंशिक सूचना का संग्रह एवं संचारण, प्रोटीन पाचन या फिर हार्मोन निर्माण। तो जो डीएनए का मुख्य कार्य होता है वो आनुवंशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस या फिर ओस्टिन। तो जो किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है वो क्या होता है बतलाइए, बतलाइए। यहाँ पे किडनी का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करता है? तो ब्लड को फिल्टर करता है और जो अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड होता है उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। अगर हम यहाँ पे किडनी का एक फंक्शनल यूनिट देखते हैं, सबसे यहाँ पे क्या इसका जो कार्यात्मक इकाई देखते हैं तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन, एक स्वस्थ किडनी में लगभग यहाँ पे 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन्स, लगभग 1 मिलियंस होते हैं। क्लियर? और न्यूरॉन किसका फंक्शनल यूनिट है? तो न्यूरॉन जो है वो नेफ्रॉन का फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, जो न्यूरॉन है वो नेफ्रॉन का बोल रहे हैं। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का, नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यहाँ पे फंक्शनल यूनिट है, किडनी का। एल्वियोलस जो है वो किसका है? तो लंग्स का है। और ओस्टिन जो है वो किसका है? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन का, बोन का फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे हम चारों को लिख दिए हैं। न्यूरॉन किसका? तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। लंग्स का फंक्शनल यूनिट जो है वो एल्वियोलस है। और बोन का फंक्शनल यूनिट जो है ओस्टिन है। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की माइटोसिस का मुख्य महत्व क्या है? वेरिएशन उत्पन्न करना, ग्रोथ एंड रिपेयर, गैमेट्स फॉर्मेशन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो माइटोसिस का जो मुख्य महत्व है वो क्या है यहाँ पे बतलाइए। तो इसका मुख्य महत्व होता है ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर। इसमें एक पैरेलल सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है और दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर्स समान होते हैं। माइटोसिस के अगर यहाँ पे कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि शरीर के वृद्धि में हेल्प करता है। वुंड हीलिंग यानी कि घाव को भरने में भी हेल्प करता है। एंड रिपेयर में भी हेल्प करता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है उसकी मरम्मत करने में, उसकी रिपेयर करने में हेल्प करता है। और नया जो सेल है उसका निर्माण में भी हेल्प करता है, नया सेल का निर्माण में भी हेल्प करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की फादर ऑफ इवैल्यूएशन किसे कहा जाता है? बतलाइए, फादर ऑफ इवैल्यूएशन किसको कहते हैं? कौन है? विकास के जनक कौन है? मेंडल ने, डार्विन ने, मॉर्गन या फिर लैमार्क ने? तो राइट आंसर चार्ल्स डार्विन ने हो जाएंगे।
चार्ल्स डार्विन ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। क्या दिए थे? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उस जो उन्होंने थे वो एक उनका प्रसिद्ध बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि 1859 में दिए थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनमें बताए थे कि जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को बेहतर ढंग से अडॉप्ट कर लेते हैं वही जीव जीवित रहते हैं और अपने संतान को जन्म देते हैं। इसी थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है और इन्हीं के कारण उनको फादर ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है, फादर ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। बाकी फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पता ही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की सबसे अधिक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है बतलाइए। प्लाज्मा आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो सभी को पता है कि आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है यहाँ पे बतलाइए। तो दृष्टि बनाए रखना, रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों की वृद्धि या फिर प्रतिरक्षा बढ़ाना। तो जो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है ये क्या करता है? तो ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की यहाँ पे अगर कमी हो जाता है तो बॉडी में हल्का सा भी चोट लगता है और अगर ब्लड बहने लगता है तो वो जो क्लोट करने में उसका टाइम जो है वो ज़्यादा लेता है, यानी कि लेट से क्लोट करता है। अगर वही देखते हैं दृष्टि बनाए रखने में तो विटामिन ए हेल्प करता है, हड्डियों की वृद्धि में विटामिन डी और प्रतिरक्षा बढ़ाने में विटामिन सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है यहाँ पे बतलाइए। टिबिया, रेडियस, फीमर या फिर ह्यूमरस, कौन सा है बतलाइए। और हाँ, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस क्लास को लाइक जो नहीं किए वो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। और भी बायोलॉजी क्लासेस हुआ है उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी और लंबी हड्डी दोनों होती है, लंबी भी होती है और सबसे बड़ी हड्डी भी पूछता है तो वो भी होता है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो स्टेपीज होता है। स्टेपीज या स्टेप्स यहाँ पे STAPES स्टेप्स जो होता है सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी इसको बोलते हैं, कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन कि RNA मुख्य रूप से कहाँ बनता है बतलाइए। RNA मुख्य रूप से कहाँ बनता है? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस में, गोल्गी बॉडी में या लाइसोसोम में। तो जो RNA होता है वो मुख्य रूप से कहाँ बनता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA का पूरा नाम, और ए जो है वो न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियोल्स में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सी है यहाँ पे बतलाइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सा है बतलाइए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? तो आप सभी को पता है CO2 गैस आवश्यक होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जहाँ की CO2 लेते हैं और वाटर से अपना भोजन बनाते हैं। इसमें अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वातावरण से क्या लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं 6O2।
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि आवश्यक गैस कौन है, तो आवश्यक गैस जो है वो CO2 है। यहाँ पे देखें, आवश्यक गैस CO2 है। उत्पाद के रूप में यहाँ पे क्या बनाता है, और ऑक्सीजन बनाता है उत्पाद के रूप में, और यहाँ पे अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाता है। उत्पाद के रूप में आपको CO6O2 यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे उत्पाद के रूप में बनाता है ऑक्सीजन गैस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है, बतलाइए। थाइमस, स्प्लीन, थायराइड या फिर टॉन्सिल, कौन सी है बतलाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि लसिका जो तंत्र ऑर्गन यानी कि जो तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स स्पेशली लिम्फोसाइट्स को बनाने में, उसको मैच्योर करने में, उसको एक्टिवेट करने में जो हेल्प करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अगर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक थाइमस आता है और एक आता है बोन मैरो आता है और एक थाइमस आता है। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आता है जो कि लिम्फोसाइट्स डेवलप्स एंड मैच्योर होता है इसमें। और सेकेंडरी में जो आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसके अंदर स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड MALT यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आता है। ये जो करता है क्या करता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है, तो स्प्लीन होता है। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि स्प्लीन होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा जो लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो स्प्लीन होता है। स्प्लीन कहाँ पे होता है, तो एब्डोमेन में होता है, बाईं तरफ होता है और ऊपरी भाग में स्थित होता है। ये क्या करता है, स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन क्या करता है बतलाइए। तो ये जो पुराने या फिर जो क्षतिग्रस्त RBC नष्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स का निर्माण और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ब्लड का रिजर्वायर के हेल्प करता है, यानी कि ब्लड को स्टोर करके जो डेड ब्लड होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। और इसी कारण से इसको RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं। RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इसको बोला जाता है। RBC का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। तो आज के क्लास का यही था क्वेश्चंस। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो RBC है उसका लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है आप कमेंट करके बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।